नहीं, देखिए तो एक जुडिशियल प्रोसेस है। ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, जिसके सारे कागजात जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने सीबीआई को उपलब्ध कराए थे। जिस समय ललन जी हम लोग के साथ थे, उस समय उन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को और ये सारे कागजात दिए थे और बताया था कि किस तरह से लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दी और नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिया। और अब सीबीआई ने जांच में पुख्ता प्रमाण पाए हैं और इसके अंदर लालू परिवार के 4-5 लोग शामिल हैं और तेजस्वी यादव का नाम इसलिए शामिल है कि दिल्ली के अंदर D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मकान है, ये मकान उसी लैंड फॉर जॉब स्कैम के अंतर्गत जिन लोगों ने नौकरी मिली थी जिन लोगों को और जिन लोगों ने जमीन लिखवाई थी, उसी से जुड़ा ये मामला है। और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत पहले तो चार्जशीट फाइल हुई और चार्जशीट फाइल होने के बाद अब उन लोगों को समन किया गया है। तो अब देखिए कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है या कोर्ट किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें रेलवे की कुछ अधिकारियों पर चार्जशीट के लिए अनुमति नहीं मिली थी, वो उनको अनुमति मिल गई सीबीआई को, तो इसलिए उन लोगों को समन किया। लेकिन देखिए बहुत ही पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास। लेकिन आरजेडी के नेता का बयान आया है, आरजेडी कह रही है कि ये जानबूझ के एक साजिश के तहत चूंकि चुनाव में कमजोर पड़ रहे हैं इसलिए फंसाने का है। केस में क्लोजर था, फिर भी ये सब प्रक्रिया एकदम गलत बात है। कोई केस का क्लोजर नहीं था, कभी कोई केस क्लोज नहीं हुआ। और ये बात तो उनको पूछना चाहिए ललन सिंह जी से ना, कि ललन जी और शरद यादव यही लोग थे जो 2009 में इन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलकर सारे कागजात उपलब्ध कराए थे। तो कागजात तो आपके सहयोगी दल के लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और इतने पुख्ता प्रमाण है। ये तो इस बात का खंडन करें ना कि ये जमीन जो आज उनके परिवार के नाम है, ये जमीन के मालिक कैसे बन गए, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। तो उसका जवाब तो देंगे नहीं। ये ललन चौधरी कौन है, ये हृदयानंद चौधरी कौन है, रेलवे के कर्मचारी जिन लोगों ने और जमीन लिख दिया, पटना शहर की कीमती जमीन जो है वो राबड़ी देवी उनके परिवार के लोगों के नाम लिख दिया। तो केवल पॉलिटिकल बयान देने से नहीं ना होगा, आपको तो कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने महिला कहा है कि यह कब लागू होगा किसी को नहीं मालूम है, कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये भी नहीं है। 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, 33% ही क्यों है। ओबीसी के बारे में बात की नहीं। अगर तेजस्वी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी का बयान अगर पढ़ लिए होते जो कल उन्होंने दिया है संसद के अंदर, कल या परसों, तो उनको मालूम हो जाता कि कब से ये लागू होगा। देखिए अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि 2029 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके पहले ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है। आपके चाहने पर अचानक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आप तो इसका विरोध करने वाले लोगों में से रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो वो पार्टी रही जिसके एक सांसद है सुरेंद्र यादव, जिन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया था। ये वो लोग रहे हैं जो महिला आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं, जो ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में ये महिला आरक्षण नहीं चाहते थे। इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया था मनमोहन सिंह के समय में कि ये बिल पारित न हो सके। और आज ये लोग लंबी लंबी बात करें कि 50% लागू होना चाहिए। अरे पहले 33% को तो स्वीकार करो। तो इसलिए केवल बोल देने से नहीं होता। और देखिए नरेंद्र मोदी जो बोलते हो करके दिखलाते हैं। अब तो ये कानून बन गया, राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। अब इसके बाद सेंसस का आंकड़ा आएगा, डिलिमिटेशन कमीशन है। आखिर ये कौन तय करेगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगी, कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलेगी, कौन सी सीट महिला को मिलेगी। क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है? क्या ये निर्णय सरकार करेगी या चुनाव आयोग करेगा? नहीं, यह संविधान में जो परिसीमन आयोग है उसी को ये अधिकार है। और अभी तक आज़ादी के बाद से आज तक SC/ST की सीटों का जो निर्धारण किया है वो किसी अन्य एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि परिसीमन आयोग जो है उसी ने उसका निर्धारण किया है। और वही परिसीमन आयोग जो है वो महिला आरक्षण की सीटों का भी निर्धारण करेगा। तो चिंता मत कीजिए, 2028 के बाद जो भी चुनाव होंगे इस देश के अंदर वो 1/3 महिला आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। और महिला रिजर्वेशन 10 में लागू नहीं हुआ तो उसको लेकर उनको रिग्रेट है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी तो रिग्रेट है, तो अब रिग्रेट होकर क्या होगा? और बताए ना वो कि इस देश के अंदर आज तक लोकसभा और विधानसभा में कहीं ओबीसी को आरक्षण है क्या? देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर
अनुसूचित जाति जनजाति जिनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ था और जो अपने बलबूते लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत कर नहीं आ सकते, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया। और आज भी अगर ये आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो कोई SC ST का एक भी व्यक्ति चुनाव जीत कर नहीं आ सकता है। लेकिन आज OBC की क्या स्थिति है? बिहार में 40 MP हैं जिसमें 20 OBC समाज से आते हैं, 20 MP OBC के। अगर 545 अगर MPs को आप ले लें तो कम से कम 300 से ज्यादा MP आज संसद के अंदर OBC समुदाय से आते हैं। तो इसलिए OBC समुदाय को लोकसभा में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है नौकरियों में, सेवा के अंदर, कॉलेज के प्रवेश के अंदर जो आरक्षण उनको दिया हुआ है। तो देखिए, इन लोगों का तो उद्देश्य था कि ये बिल पास न हो। और जब RJD के समय में समाजवादी पार्टी जब सरकार का समर्थन कर थे ये लोग, तो ये लोग इनको डर था कि कहीं हमारी सीट खत्म ना हो जाए, तो इसलिए महिला आरक्षण तो बहाना था, ये OBC आरक्षण तो बहाना था। असली निशाना था कि ये जो महिला आरक्षण है ये लागू ना हो सके, और इसी दिशा में वो लोग काम कर रहे थे। तो आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि लोकसभा में राजद का एक भी सांसद नहीं बचा, और जो सुरेंद्र यादव ने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी फाड़ी थी वो फिर दोबारा संसद का मुंह नहीं देख पाए। राहुल गांधी ने लगातार केंद्र अधिकारी से, पार्लियामेंट का एक इंस्टीट्यूशन है उससे जब बात की है और हम बताया कि भाई 90 में 3 ही क्यों है OBC के अधिकारी सेक्रेटरी, और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री OBC के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। देखिए, राहुल गांधी भूल जाते हैं कि OBC का तो आरक्षण 1989 में लागू हुआ, मंडल कमीशन जब लागू हुआ, और राजीव गांधी ने उसका विरोध किया था। कल मैंने संसद में अपने भाषण में विस्तार से उन भाषणों के अंश को पढ़कर सुनाया। ये तो वो लोग हैं जिन लोगों ने मंडल कमीशन का विरोध किया, ये तो वो लोग हैं जो पूरी ताकत लगा दिया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ना हो सके। आखिर जब BP मंडल ने अपनी रिपोर्ट, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने 1980 के अंदर रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया इंदिरा गांधी को, तो 10 साल तक क्यों बैठी रही इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी, उसको लागू क्यों नहीं किया? तो आपने तो पिछड़ों के लिए जो OBC के लिए जो आरक्षण था वो तो लागू ही नहीं किया, वो तो VP सिंह की सरकार ने लागू किया जिसको BJP का समर्थन था। और आप अगर आरक्षण देर से देंगे तो स्वाभाविक है कि जिस बड़ी संख्या में उन लोगों को और आना चाहिए था सेवा के अंदर, उनको आने में विलंब हुआ। तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया, OBC आरक्षण का विरोध किया।